हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन देखेंगे जो रीट की परीक्षा हुई थी 2017-18 की। उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आए थे, सिर्फ मैथ के 30 क्वेश्चंस आए थे। उनको आप आज अपन सॉल्व करेंगे और मैं आपको तरीका बता दूंगा कि इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि रीट में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उनको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं कम समय में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रीट के इस प्रकार के वीडियो अपन डेली बेसिस पे डालते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि दो घनों का आयतन दिया हुआ है 27 और 64 अनुपात के रूप में, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा माइंड में सोचना है इस बात को कि घनों का आयतन क्या होता है। तो घनों का आयतन होता है भुजा का क्यू, यानी ए क्यू। ठीक है, अगर भुजा ए मान लें तो ए क्यू हो गया। अगर एक की भुजा ए वन मान लें और अनुपात दिया गया है तो इसका भी अनुपात कर लो, और एक की भुजा मान लो ए टू, इसका भी क्यू दिया है। ये क्या दिया गया है? ये दिया गया 27/64। जब हम इन क्यू को दोनों तरफ से अगर घनमूल कर देंगे तो यहाँ से जो ए अनुपात ए टू आ जाएगा वो आ जाएगा अपना ए अनुपात ए टू आ जाएगा, वो आ जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4 आने के बाद अब वो क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफलों का अनुपात। तो जो घन है उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अगर 6 गुणा भुजा स्क्वायर दिया है तो अनुपात में दिया है तो वो तो आपस में कट ही जाएंगे ना। तो आपको क्या करना है? सिर्फ भुजा स्क्वायर, यानी A1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर। तो A1 का स्क्वायर अनुपात A2 का स्क्वायर। A1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। A2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 9/16, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया है और आयतन उतना दिया है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन ज़रूर है, लेकिन मैं आपको थोड़ी हेल्प के लिए बता दूंगा कि इस तरीके से कीजिए, क्योंकि इस ड्यू रिकॉर्डर पे पूरी तरीके से करना तो थोड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का? तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRH, जो उन्होंने कितना दिया है? 264 दिया है। तो पहला समीकरण तो ये हो गया अपने पास। दूसरा है आयतन। आयतन क्या होता है? तो देखिए आयतन होता है πr²h। ये उन्होंने कितना दिया है? 1848। देखिए अगर इसके ऊपर इसको रख देंगे पूरे को और आप काट के देखेंगे तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आर थी तो एक आर बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास बचेगा 2/r बराबर 264/1848। इससे इसको काट देंगे तो आपके लिए यहाँ से आ जाएगा आर। आर का मान आ जाएगा। ठीक है, और आर का मान आने पर आप किसी भी या तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल आंसर रख दीजिए या फिर आयतन में रख दीजिए आर का मान, जिससे कि आपको एच का मान निकल जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी बी। 3 इसका आंसर निकल के आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये उन्होंने बारंबारता सारणी दी हुई है, तो ये तो आपको आनी ही चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्रम संख्या सभी में समान है। देखिए क्रम संख्या सभी में समान है। ठीक है, 1 से 5, 1 से 5, 1 से 5, तो इसको तो देखना नहीं है। 0 से 20 सभी में दी हुई है, तो इसको भी नहीं देखना है। अब सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन कितनी बार आया है, इससे आपको पता चल जाएगा। तो देखिए 0 से 20 तक जो संख्या है वो कौन सी हैं और कितनी बार आई हैं। तो देखिए 0 से 20 तक अपन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। 0 से 20 के बीच में आपको देखनी है संख्या। तो देखिएगा 0 से बीच में कौन कौन आ रहा है। तो देखिए यहाँ से अब ध्यान से देखिएगा, तो एक तो 16 आ रहा है, एक 6 आ रहा है। ठीक है, और कौन आ रहा है? 8 भी आ रहा है और 16 आ रहा है। इस प्रकार से 4 हो गई। तो ये पहले ऑप्शन में 4 4 सभी में है, लेकिन चौथे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए चौथे ऑप्शन को आप काट दीजिए। तो अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे। ठीक है, अब चलते हैं 20 से 40 के बीच में आपको देखना है कौन कौन आ रहा है 20 से 40 के बीच में। देखिएगा
तो 20 से 40 के बीच में एक तो 24 आ रहा है, 36 भी आ रहा है, ठीक है। और कौन आ रहा है, 20 से 40 को आपको देखना है, 32 भी आ रहा है, 28 भी आ रहा है और 30 भी आ रहा है। इस प्रकार आपके पास 1 2 3 4 और 5 यानी 5 हो गई। तो 5 आपके पास हो चुके हैं। तो देखिए ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया था, ठीक है। और इन सभी में 5 दे रखा है लेकिन इसमें नहीं दे रखा है, इसलिए ये भी ऑप्शन कट गया। तो 50% आपको आंसर तो यहीं लग गया, ठीक है। और देखिए 40 से 60 के बीच में दोनों में ही 6 6 दे रखा है, तो इसको तो आपको चेक ही नहीं करना है, आपको चेक करना है 60 से 80 के बीच में। अगर आप इन दोनों को चेक कर लेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए अब देखते हैं अपन 60 से 80 के बीच में। 60 से 80 के बीच में देखिए, 60 से 80 के बीच में ध्यान से देखिएगा, देखिए 70 60 से 80 के बीच में आता है। और क्या आ रहा है यहाँ पे, 64 भी आता है 60 से 80 के बीच में, 66 भी आता है 60 से 80 के बीच में, यानी 3 हो गए। तो इन दोनों ऑप्शन को ये तो पहले ही कर चुके हैं ये दोनों तो, ठीक है। इसमें दे रखा है 3 2 और इसमें दे रखा है 3, लेकिन अपना आंसर तो आया है 3 ना, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपन इस सारणी का आंसर निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि निर्देश सीमा द्वारा कक्षा 6 की परीक्षा में हिंदी में, अंग्रेजी में, गणित में और विज्ञान में विषयों के अंक विवरण दिए गए हैं लेखा चित्र में, ठीक है। इसके माध्यम से जो सभी अंकों का योग है वो 480 है। तो आपको जो भी क्वेश्चन दिए गए उसके आंसर निकाले हैं। देखिए ध्यान में रखिएगा टोटल 480 है। देखिए सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए, तो देखिए सीमा को देखिए गणित में उसने 93 डिग्री का जो कोण है उतने अंक प्राप्त किए हैं। लेकिन अपन को पता है कि ये पूरा कोण कितना होता है 360 का, ठीक है। उसमें से प्राप्त कितने की 93, लेकिन पूर्णांक कितने का था 480 का, ठीक है। इससे इसको काट दीजिएगा। इस पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 124, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मैं आपको तरीके बता दूंगा, ठीक है। सॉल्व तो आपको ही करना है क्योंकि मैं यहाँ पे सॉल्व तो नहीं करवा सकता। चलिए सीमा ने हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अधिक अंक प्राप्त किए। अब देखिए अंग्रेजी की तुलना में हिंदी में, देखिए हिंदी में उसने कितने प्राप्त किए 108 दे रखा है यहाँ पे। अंग्रेजी में कितने प्राप्त किए 72। वो कह रहा है कितने अधिक प्राप्त किए, तो 108 में से आप 72 को घटा दीजिए 6, और यहाँ 4 में से 7 जाएगा तो 3, यानी 36 बचा। अब देखिए आंसर कैसे निकलेगा, 36/360 गुणा 480। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, सबको काट पीट देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 48, यानी ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको तरीके बता दूंगा, सॉल्व तो आपको ही करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कक्षा में गणित शिक्षण के उद्देश्य की सटीक विशेषता नहीं है। देखिए सटीक विशेषता नहीं है, वो इसकी बात कर रहा है कि सटीक विशेषता नहीं है। 97 नंबर क्वेश्चन है। तो जीवन से संबंध होनी चाहिए, ये भी बात सही है। व्यवहारिक पदों का होना चाहिए, परीक्षण योग्य होनी चाहिए और विशिष्ट होनी चाहिए। देखिए आपको स्पेशल देखना है, हालांकि ये बोनस हुआ था इसलिए इसको अपन छोड़ते हैं क्योंकि इसमें सभी सही जा रहे हैं, तो इसका तो आंसर अपन नहीं लगा सकते। 97 को देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षा में गणित में से परीक्षण 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है तो निम्न में से किस प्रकार की विशेषता है। तो देखिए यहाँ पे वस्तुनिष्ठता भी है और विश्वसनीयता भी है, और इसका आंसर भी उन्होंने ए और सी माना था, इसलिए ऑप्शन नंबर दोनों ही हो जाएंगे इसमें आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा क्या है। यानी जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं उनकी सीमा क्या है। देखिए अनुमान लगाना, निर्माण में कठिनाई होती है, जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना और उपयुक्त सभी। तो इसमें आप देखेंगे आंसर इसमें उपयुक्त सभी, यानी निर्माण में भी कठिनाई होती है, अनुमान भी लगा सकते हैं बच्चे, और जटिल प्रक्रियाओं को माप नहीं सकते, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसमें आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है। औपचारिक में, यानी औपचारिक शिक्षा क्या होती है जो स्कूलों में दी जाती है, और अनौपचारिक क्या होती है
जो घर परिवार में दी जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा प्रायोजना विधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है, निम्न में से गणित की भाषा है। देखिए बड़े गणित की भाषा है वो सांकेतिक भाषा है। चलेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 110 क्या 101 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न में से सही मायनों में गणित है। गणित क्या है, सही मायनों में क्या है। देखिए मूर्त विज्ञान है, अमूर्त विज्ञान है, भौतिकीय विज्ञान है या सापेक्षिक विज्ञान है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें है भौतिकीय विज्ञान के रूप में गणित को स्वीकार किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। गणित की तार्किकता की विशेषता निम्न में से नहीं है। देखिए शुद्धता बिल्कुल होती है, मौलिकता भी होती है, विषय निष्ठता भी होती है, लेकिन परिणामों की निश्चितता। देखिए परिणामों की निश्चितता भी होती है लेकिन विषय निष्ठता नहीं होती, यानी सब्जेक्टिविटी नहीं होती। यानी ऐसा नहीं है कि आप गणित के आंसर निकाल दो और कोई और अगर उसी गणित के क्वेश्चन का आंसर निकाले तो उसका आंसर चेंज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं रहती, उसमें ऑब्जेक्टिविटी रहती है। अगर आप 2+3 करोगे तो वो हमेशा ही 5 आएगा, चाहे आप करो या कोई और करे। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं दूरसंचार तकनीकी उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ तथा ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है। यानी क्या बोलते हैं, ग्राफ या ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है, उसमें से आपको इसको आंसर को छांटना है, तो वो होता है LCD प्रोजेक्टर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्न के पश्चात करना चाहिए, तो वो विश्लेषण के बाद करना चाहिए, संश्लेषण के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 106, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये आपको पूरा मान दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। तो देखिए इन क्वेश्चनों को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किए कैसे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 18 को इस प्रकार से तोड़ना है, इस प्रकार से अलग अलग करना है कि उसको जोड़ने पर ये 84 आ जाए। तो इसको अपन √9 प्लस √2 में तोड़ते हैं। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि जब इसका अपन स्क्वायर करेंगे, देखिए 9√2 का अगर स्क्वायर करेंगे, देखिए इसको आप किस तरीके से तोड़ना है, 9 × 2। ठीक है, अगर आप इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो वो 84 आ रहा है। इसलिए इसका जो इतना इतना है, इसका आंसर आ जाएगा √9 प्लस √3, सॉरी ये 3 आ जाएगा। ठीक है, जब √9 और √3 आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस में रूट दिया गया है, तो इससे ये प्लस वाला माइनस से कट जाएगा, तो आपके लिए जो बचेगा वो बचेगा √9 और √9 आ जाएगा 3। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि पूरा समझाना संभव नहीं है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में ही बता देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चनों में क्या किया जाता है, कॉमन लिया जाता है। जो सबसे छोटी घात वाली संख्या होती है उसको कॉमन लिया जाता है। तो इन सब में सबसे छोटी घात है 4⁵95। जब ऐसे अपन लेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर बचेगा तो वो 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 की घात 1 बचेगी, मतलब 4, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, बराबर के, और यहाँ पे 4 की घात 95। ठीक है, इससे ये कट जाएगा पूरा, और 16 में से 4 को उठाओगे तो 12 आएगा, और 12 में 1 जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा। तो 13 बराबर की हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए आप इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कर लीजिए, हालांकि इसको आगे और पीछे करके अगर आप करेंगे इस क्वेश्चन को तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर वहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन न आप पे सॉल्व हो पाए तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आप इसमें क्या कीजिए, a बराबर 1 रख लीजिए और b बराबर 2 रख लीजिए। ऐसा करने से सभी ऑप्शनों को चेक कर लीजिए तो आपका आंसर बैठ जाएगा। लेकिन मैं आपको इसका डायरेक्ट ही आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें आपको सॉल्व करना है, इसका मान बताना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले 3 का इसमें भाग दीजिए। 3 का अगर भाग देंगे तो देखिए कितना है, 3×18। ठीक है, 3×18 आ गया,
और ये 12 आ गया, तो 12 में 3 का भाग देंगे तो 4। इसमें √3 लग रहा है, लेकिन इसका मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये एक नीचे है, यहाँ पे प्लस है। अब इसका अगर रूट क्यू करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 10/2 + 4 आ जाएगा। इसमें एक मान के जब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो 18/2 आएगा। ठीक है, 18/2 इसमें इसको भाग दे देंगे तो 9 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको तो डायरेक्ट सॉल्व करना है। इसको इसके नीचे लिख दीजिएगा, 2x - 3y = 7 और x + 6y = 47। इसमें आपको 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे और इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका आंसर है बी, यानी 32। अगला क्वेश्चन है 3x + 5 का होल स्क्वायर - 16x निम्न में किसके बराबर है। तो देखिए, इसमें भी आप सॉल्व किसी तरीके से करोगे तो a + b का होल स्क्वायर खोल के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर इस प्रकार से सॉल्व नहीं करना चाहते तो x = 1 रख दो या 2 रख दो और सभी ऑप्शनों को चेक कर लो, जिससे कि आपको आंसर जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ये कह रहा है 80 का कितना प्रतिशत 80 है। देखिए, 80 का कितना प्रतिशत 80 है, 80 हो गया। कितना प्रतिशत हमको तो नहीं पता, लेकिन प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, लेकिन x को हमने माना है। ठीक है, ये उसने दिया है 80, तो देखिए 80 से 80 कट गया तो x बराबर आ गया 100%। ठीक है, तो 80 का 80% यानी 100% होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि एक टेलीविज़न को इतने में लिया गया। ठीक है, 2 टेलीविज़न खरीदे गए, एक पर 20% का लाभ और एक पर 20% की हानि हुई, तो टोटल लाभ हानि कितना हुआ। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, जो लाभ होता है उसको प्लस में लेते हैं और हानि होता है उसको माइनस में लेते हैं और डायरेक्ट सूत्र में रखते हैं। पहले क्या हुआ है, उसको 20% का लाभ हुआ है तो +20, फिर हानि हुई है तो -20। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है, यहाँ पे 20 ये प्लस के थे लेकिन ये माइनस के थे। ठीक है, और इसमें 100 का भाग देते हैं, तो ये तो आपस में कट ही गए। ठीक है, ये आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -4। -4 का मतलब क्या होता है, हानि, इसलिए इसको 4% की हानि हो गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक क्षेत्र के लक्ष्य को 6 मजदूर 16 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि यह लक्ष्य 4 दिन में पूरा करना हो तो कितने मजदूर चाहिए। देखिए, यहाँ थोड़ा आपको देख के क्वेश्चन करना पड़ेगा, कितने मजदूर चाहिए। तो 6 × 16 = 4 × x। ठीक है, देखिए 4 से ये कितनी बार कट गया, 4 बार, और 6 चौका आ गया 24, लेकिन 24 आंसर नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से कितने मजदूर थे। इसको आपको नहीं देखना, आपको ये देखना है उसको कितने चाहिए। ठीक है, 4 दिन में पूरा करना है तो आप उसको कितने मजदूर और चाहिए, तो उसको चाहिए 114 नंबर, यानी उसको 20 मजदूरों की आवश्यकता है। और सॉरी, देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा से करते हैं। ये 6 × 16 = 4 × x, तो 4 से ये कट गया 4 बार, और 4 का जब इससे गुणा करेंगे तो 24, यानी अपना आंसर 24 आ गया, यानी उसको 24 मजदूरों की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज इतना हो जाता है तो मूलधन क्या है। तो देखिए, डायरेक्ट सूत्र है इसका, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो डायरेक्ट इसको किस प्रकार से करेंगे, देखिए ब्याज उसने दिया है 640 बराबर मूलधन पता नहीं है तो x मान लो, यहाँ पे 8 दर दिया है, 5 समय दिया है, बट्टे 100। ठीक है, तो यहाँ से आप किसी प्रकार से काट लीजिए, ये इसका इन दोनों का गुणा करेंगे तो 40 आ गया। ठीक है, इससे इसको काट दीजिए, 4 से इसको काट दीजिए 16 बार। ठीक है, और जब इससे इसको गुणा करेंगे 0 से तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1600, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2016 में यदि संख्या 1500 थी तो 2018 में लक्ष्य पूर्ति होने पर विद्यालय में कितने विद्यार्थी होंगे। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह आपको देखना है। और वो कह रहा है, देखिए 2016 से 2018 में टाइम कितना हो गया, 2 वर्ष। ठीक है, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज की तरह आपको इसको सॉल्व करना है। पहले कितनी थी, 1500। ठीक है, अब 10% की वृद्धि हो रही है तो हो कितनी गई, 110, और ये 110 कितनी बार होगी, 2 बार होगी।
इस पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1915। अगला क्वेश्चन है, देखिए नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की सर्वांग समता का कौन सा प्रतिबंध लागू होता है। देखिए सर्वांग समता का प्रतिबंध देखना है अपन को। तो देखिए ये तो कोण हो गया, ये इधर कोण हो गया, ये एक भुजा होगी, ये भी एक भुजा होगी, और ये यहाँ पे कोण हो गया शीर्षाभुज, ये भी शीर्षाभुज कोण हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लग रहा है कोण भुजा कोण। देखिए कोण, फिर ये भुजा आ गई और फिर ये कोण आ गया, यानी कोण भुजा कोण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि इसमें आपको क्या देखना है, दिए गए चित्र में असमान संपूरक कोण के सही युग्म में, असमान संपूरक कोण को देखना है, लेकिन वो भी कैसे होनी चाहिए, असमान होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहले को चलते हैं, डी एफ आई, यानी डी एफ आई ये हो गया, ई एफ ए, ये रहा ई एफ ए, ये दोनों संपूरक कोण होंगे, बिल्कुल होंगे, रेखिक कोण युग्म बन रहे हैं। और दूसरा है ए एफ बी यानी ये हो गया, और हो गया बी एफ डी, ठीक है, ये भी संपूरक कोण हो गए। तो ये तो सही हो गया ना, तो हमको तो गलत छाड़ना है। चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर, डी एफ आई, ठीक है। दूसरा है ए एफ बी, ठीक है, ए एफ बी बता रहा है, ये इन दोनों को संपूरक बता रहा है, ये कहाँ से संपूरक हो जाएंगे यार, असंगत पूछ रहा है ना हमसे, तो असंगत पूछ रहा है। असमान संपूरक कोणों के सही युग्म कौन से, देखिए तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो उसमें असमान नहीं आ रहे हैं, इसलिए यही आंसर हो जाएगा, ये शीर्षाभुज को आ रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एक समलंब चतुर्भुज को दो समांतर भुजाओं क्रमशः 10 सेमी और 16 सेमी है, यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी ऊंचाई क्या हो। कुछ नहीं, इसमें डायरेक्ट सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, ठीक है, वही उसने पूछी है। तो आपको कुछ नहीं करना, 1/2 करना है, भुजाओं का योग जब 10 और 16 का योग करोगे तो आ जाएगा 26, पूछा है उसने h बराबर, और ये तो अपन को निकालना ही है, तो इसको यहाँ पे रख देंगे, 2 से 1 कट गया 13 बार, 13 से 1 गया 6 बार, तो h बराबर आ गया अपना 6, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन, 56 सेमी व्यास वाले किसी वृत्त के आधे भाग की परिधि क्या होगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पहले तो व्यास दे रखा है तो त्रिज्या हो जाएगी आधी, 56 का आधा कर देंगे तो 28 हो जाएगी त्रिज्या। उसमें भी उसने कहा है कि वृत्त के आधे भाग की परिधि, आधे भाग की परिधि पूरे की क्या होती है 2πr, पूरे की परिधि होती है वो होती है 2πr, अपन को निकालनी है आधे की, ठीक है, तो पूरे की होती है 2πr, आधे की हो जाएगी πr, बस πr निकालनी है अपन को, कुछ नहीं करना। पाई का मान रख दो 22/7, आर कितनी होगी अपनी 28, इससे इसको काट देंगे, 7 चौका 28, 4 का इससे गुणा कर देंगे तो 88, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अपने 30 क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लिए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब तक रीड नहीं हो जाएगा हम डेली बेसिस पे क्वेश्चन डालते रहेंगे प्रीवियस। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।